इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ लिया था सांख्यिकी के अर्थ को, सांख्यिकी के कार्य को और सांख्यिकी के महत्व को। अब सांख्यिकी है क्या? समांक कहता है, जहाँ पर समांकों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका मतलब ये है हमें समांकों के बारे में समझना होगा। समांक क्या होता है, समांक कितने प्रकार के होते हैं, समांकों का संकलन कैसे होता है, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा किस तरीके से होता है। इस वीडियो में आपके इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में बताऊंगा कि समांक कितने प्रकार के होते हैं और उन समांकों का संकलन, इनकी कलेक्शन, एकत्रीकरण किस तरीके से होता है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको समांकों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो समझना चाहिए वो समझ में आ जाएगा। मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द कन्विंस गुरु, हिंदी मीडियम स्टूडेंट का बेस्ट चैनल। देखते रहिए, बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम बात करें समांकों के बारे में। सबसे पहले समांकों के अर्थ को। समांक क्या होता है? समांक का मतलब होता है सूचनाओं तथा तथ्यों का संख्यात्मक रूप, यानी कि सूचनाओं को जब अंकों में व्यक्त करते हैं, जब उनको हम नंबरों में व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? समांक होता है। और समांक ये क्या, एक बहुवचन होता है, यानी केवल एक ही नंबर दे रखा है तो वो समांक नहीं होगा। जब नंबरों का समूह होता है वही समांक होता है, दैट इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, अब ये तो डेटा हो गया, यानी कि तथ्यों का समूह। और डेटा का जो होता है कितने प्रकार का होता है? जो डेटा होता है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समांक और द्वितीयक समांक, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की मीनिंग को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिना इस मीनिंग को समझे इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, हाँ, समांक, प्राथमिक समांक क्या होता है, द्वितीयक समांक क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम पता करते हैं प्राथमिक समांक के बारे में। प्राथमिक समांक वे समांक होते हैं जो अनुसंधान के लिए किसी अनुसंधान या एजेंसी द्वारा मौलिक रूप से पहली बार एकत्रित किया जाता है। मतलब ये समांक ऐसा होता है जो बिल्कुल फ्रेश होता है। जो संग्रहकर्ता होता है वो अपनी सोर्स से, ठीक ना, खुद स्वयं मौलिक रूप से उन समांकों का एकत्रित करता है और अपने लिए प्रयोग करता है। ये कहीं से जो है किसी और का संग्रह जो किया हुआ समांक नहीं यूज करता है। इसे प्राथमिक समांक कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक समांक। द्वितीयक समांक ऐसे समांक जो नए व मौलिक नहीं होते हैं। नए और मौलिक नहीं होते हैं मतलब साफ। जैसे कि प्राथमिक समांक में संग्रहकर्ता खुद जो है समांकों को जुटाता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अनुसंधान केवल उसका प्रयोग स्वयं के लिए करता है, जबकि इनका संकलन किसी और के द्वारा किया जाता है। दैट मीन्स किसी और के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को जो है, जो इंफॉर्मेशन अनुसंधान का करता होता है वो अपने प्रयोग के लिए करता है। इसे हम द्वितीयक समांक कहते हैं। इसका मतलब होता है मौलिकता और अमौलिकता के आधार पर समांक को बांटा गया है। एक, जब डेटा को मौलिक रूप से स्वयं संग्रहकर्ता जो है संग्रह करता है, और दूसरा किसी और के समांकों को जब अनुसंधानकर्ता प्रयोग करता है तो उसे द्वितीयक समांक कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राथमिक समांक और द्वितीयक समांक। अब हमें पता ये करना है कि आखिर प्राथमिक समांक और द्वितीयक समांक को किस तरीके से, कैसे संकलित किया जाता है, कहाँ से संकलित करता है, कौन कौन से स्रोत होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। समांकों का संकलन, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी समांक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समांक होता है और द्वितीयक समांक। प्राथमिक समांकों का संकलन जो होता है वो प्राथमिक स्रोतों से होता है और द्वितीयक समांक का संकलन द्वितीयक स्रोत से होता है। प्राथमिक सोर्स के स्रोत कौन कौन से होते हैं, द्वितीयक स्रोत कौन कौन से, उनके बारे में पढ़ेंगे तो एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक समांकों के संकलन की रीति। कौन कौन से मेथड है जिससे प्राथमिक समांक जो है संकलित किए जा सकते हैं। ठीक है ना, बेसिकली प्राथमिक समांक को संकलन करके तीन विधियां हैं, अवलोकन विधि, प्रयोग विधि और अनुसंधान विधि। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। बेसिकली जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अवलोकन विधि का प्रयोग होता है, ठीक है ना, अवलोकन विधि का जो प्रयोग होता है वो यातायात समांकों, जो चलता फिरता होता है, जो आंखों के सामने चलता रहता है, उनके कलेक्शन के लिए होता है। ठीक है ना, मुख्यतः यातायात समांक को संकलन में किया जाता है। स्वचालित विधि से गुजरने वाले वाहनों का लेखा किया, कितना आया कितना गया, और ये सबसे कम खर्चीली विधि होती है। दूसरी तरफ प्रयोग या एक्सपेरिमेंटेशन करना, ये बेसिकली जो प्रयोग होता है कृषि, औद्योगिक प्रयोग के लिए, उनके डिज़ाइन तैयार करने के लिए, उनके विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि वास्तव में प्रयोग करके जो डेटा का संग्रह किया जाता है वो प्रयोग आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन, खोज या जांच पड़ताल करना, स्वयं जाके उस व्यक्ति से वार्तालाप करना
ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी जुटाना, ये अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन मेथड होता है और सबसे ज़्यादा प्राथमिक समंको संकलन की यही प्रयोग होता है। अब अनुसंधानकर्ता की रीतियाँ जो होती है वो कौन कौन सी, किस अनुसंधान के अंदर कौन कौन सी प्रमुख रीतियों का प्रयोग करते हैं, तो अनुसंधान के अंतर्गत हम जो है 4 प्रमुख रीतियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति, जिसको हम जो पर्सनल इंटरव्यू भी कह सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू मेथड। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ओरल इन्वेस्टिगेशन, संवाददाताओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, अनुसूची या प्रश्नावली बनाना। अब इन चारों विधियों के बारे में थोड़ा सा हमें जान लेना है डिटेल से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के बारे में, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? जब अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचकों मतलब जिससे इंफॉर्मेशन लेना हो, इन्फॉर्मेंडेंट या रिस्पोंडेंट कहा जाता है, से सूचनाएं प्राप्त करता है, उसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहते हैं। यानी कि अनुसंधानकर्ता जाता है इन्वेस्टिगेट, ठीक है ना, और रिस्पोंडेंट से तुरंत बात लाता है, फेस टू फेस बातें करता है, फेस टू फेस उससे जानकारी जुटाता है, उसको जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। जैसे इंटरव्यू होता है, हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं, सामने जॉब देने वाला और आप दोनों मिलकर बैठे रहते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, सूचनाओं का प्रवाह करते हैं। ये जो मेथड होता है इसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। जैसे जब सेंसस होता है, यानी कि जनगणना जब होती है, तो आपके घर में कोई आते हैं, आके आपके बारे में सब कुछ जानकारी पूछता है और फिर वो नोट करके चला जाता है, वो होता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। ये एक ऐसा अनुसंधान होता है जो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, शुद्धता प्राप्त होती है इसमें। लेकिन ये जब अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होता है, यानी कि बहुत कम क्षेत्र में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है, तब प्रयोग होता है। जब हमारे पास शुद्धता आवश्यकता मतलब हमें 100% एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है, और जब डेटा को हम गोपनीय रखना चाहते हो, तभी जो है इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इस मेथड के जो प्रमुख गुण हैं, ठीक है ना, वो क्या है? सबसे पहला गुण तो इसमें है कि इस मेथड के अंतर्गत जो समंकों का संकलन होता है वो बिल्कुल मौलिक होता है, विश्वसनीय होता है। क्योंकि मौलिक होता है तो विश्वसनीय होगा ही, क्योंकि खुद जो है स्वयं अनुसंधान करता है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, सो ये विश्वसनीय होता है। सजातीयता होता है, एक रूपता होती है, इनमें किसी प्रकार की विचलन नहीं होता है। लोचशीलता होती है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। व्यक्तिगत पहुंच होता है और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ये प्रमुख गुण होते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के। लेकिन जब गुण होते हैं तो दोष जरूर होता है। इस मेथड के कुछ प्रमुख दोष भी है। अगर प्रमुख दोषों की बात करें तो सबसे पहला दोष तो यही है कि ये केवल और केवल सीमित क्षेत्र में ही उपयोगी होता है। मतलब जब अनुसंधान का क्षेत्र, इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत ही छोटा होता है, वहीं पर इसका प्रयोग किया जा सकता। बड़े एरिया में हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, अधिक खर्चीली होती है। क्यों? यहाँ पर कागज़ कलम ज़्यादा चाहिए होता है, एक दूसरे से जाने आने के साधन ज़्यादा चाहिए होता है, ऐसे में खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा, इस मेथड के लिए अधिक समय चाहिए होता है, बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि एक एक व्यक्तियों से पर्सनली पूछेंगे। अगर मान लो 100 लोगों से आपको जानकारी प्राप्त करना है और हर से बातें करेंगे, कम से कम 5 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि 500 मिनट। 500 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे वो सोचिए। यानी कि ये मेथड खर्चीला होने के साथ साथ समय भी चाहिए होता है, अधिक समय चाहिए होता है। दूसरा, पक्षपात की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जो अनुसंधान करता हो सकता है कि वो अपनी पर्सनल जो है किसी भी तरीके का वॉइस लगा दे, उसमें पक्षपात करे, डेटा को जो है इसमें मैनिपुलेट वो कर सकता है। और तीसरा, भ्रमात्मक परिणाम उसके निकल सकते हैं। अगर पक्षपात हुआ तो हमारी जानकारी भी, हमारा रिजल्ट भी सही नहीं निकलेगा। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा जो है शुद्ध होता है, लेकिन उसके बावजूद इसमें कुछ कमियां भी है। इन कमियों के होने के बावजूद जब हमारे पास शुद्ध जो है एक्यूरेट जानकारी चाहिए होता है, तब हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। बस शर्त नहीं है कि एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़्यादा छोटा हो। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। पहले हमने पढ़ा प्रत्यक्ष, अब पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष। मतलब पहले वाले मेथड, इससे पहले वाले प्रत्यक्ष इन्वेस्टिगेशन में हमने ये पढ़ा कि अनुसंधानकर्ता जो होता है रिस्पोंडेंट के पास स्वयं जाता है, उससे क्वेश्चनों को पूछ के जानकारी इकट्ठा करता है। लेकिन इस मेथड में जो है अनुसंधानकर्ता सूचकों से प्रत्यक्ष रूप से समंकों को प्राप्त नहीं करता है, जबकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक तीसरा व्यक्ति जानकारी होता है, यानी कि इन्वेस्टिगेटर ये होता है, रिस्पोंडेंट ये होता है, इसके बारे में जानकारी उठाना होता है। लेकिन ये डायरेक्ट इसके पास ना आके यहाँ आता है, और इसको बोलते हैं साक्षी, यानी कि विटनेस। ये विटनेस होता है जो इसके बारे में जानता है और इसकी जानकारी जो है इसको दे देता है। ये होता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान।
ठीक है ना। इसको लोकल सोर्स से जानकारी लेना भी कह सकते हैं हम, ठीक है ना। अब होता क्या, ये इसलिए होता है क्योंकि इससे जब हमारे पास टाइम कम होता है, डेटा 100% एक्यूरेट नहीं चाहिए होता है, जल्दी जल्दी जानकारी लेना होता है, तुम क्या करते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में हमें पता है कि ये व्यक्ति इसके बारे में जानता होता है, इससे जानकारी ले लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से जानकारी लिया जाता है और जल्दी जल्दी जानकारी लेने के बाद हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं। इसके गुण है कि एक बार में हम इसके व्यापक क्षेत्र, बहुत ज़्यादा क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। ये कम खर्चीला होता है, इसमें निष्पक्षता होती है और विशेषज्ञों की सम्मति होती है। क्यों? क्योंकि ये इसके बारे में जानता है तभी अपनी राय दे सकता है, यानी कि ये विशेषज्ञ होता है इसका। लेकिन दोषपूर्ण होता है ये परोक्ष सूचना। हमें जो जानकारी मिलती है वो इनडायरेक्ट रूप से मिलती है। हो सकता है कि ये विटनेस जो है रिस्पोंडेंट के बारे में पूरी सही जानकारी ना दो, संदेहपूर्ण होता है क्योंकि जानकारी बिल्कुल 100 सही होगी या नहीं होगी, पता नहीं। साक्षियों के दोष हो सकता है, जिसको जानकारी देने वाला जो होता है वो रिस्पोंडेंट के बारे में गलत जानकारी प्रोवाइड करा दें। तो ये सब पॉसिबिलिटी इसके अंदर होती है। नेक्स्ट है संबंधदाताओं से माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। ये एक ऐसी विधि होती है जहां जो लगातार जिसके बारे में जानकारी हमें लेना होता है, किसी एरिया के बारे में, जैसे न्यूज़ चैनल वालों को इस एरिया के बारे में लगातार जानकारी, वो क्या करता है, अपने एक एक रिपोर्टर संवाददाता को हर एक एरिया में जो है अपॉइंट कर देता है। वो उस एरिया में घूम घूम कर उसकी जानकारी लेता रहता है, उस जानकारियों को फिर न्यूज़ चैनल वालों को देता रहता है, वो फिर लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और अपना विश्लेषण करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस मेथड में उसी तरह से इस मेथड में अनुसंधान करता स्थानीय संवाददाता नियुक्त करता है, मतलब जिस एरिया के बारे में जानकारी चाहिए उस एरिया के लोकल लोगों को नियुक्त कर देता है। इससे रिजल्ट जल्दी आ जाता है और ये पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं, न्यूज़पेपर जो होता है, सरकार के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, ठीक है ना। यानी कि बेसिकली खुद वहाँ ना जाके आप अपने किसी अपॉइंटमेंट, अपने किसी लोगों को वहाँ पर अपॉइंट कर दो, फिर उस लोकल लोगों को अपॉइंट कर दो, उससे जानकारी आपको मिलती रहेगी और आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। गुण यही है कि ये एक बार में बहुत बड़े एरिया में प्रयोग किया जा सकता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत प्राप्त हो जाता है, सरल और सस्ती प्रणाली होती है। लेकिन इसमें दोष भी है। दोष ये है कि ये प्रणाली जो है मौलिक नहीं होती, क्योंकि किसी के बारे में किसी और से जानकारी प्राप्त की जाती है तो मौलिकता इसमें नहीं होती है, अशुद्धियाँ बनी रहती है और ये विश्वसनीयता के मामले में भी ये कम होता है, यानी इस पर कम विश्वास किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो आज के आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, अनुसूची या प्रश्नावली विधि। अनुसूची या प्रश्नावली विधि एक ऐसी विधि होती है जहां पर रिस्पोंडेंट से लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिस बारे में जानकारी इकट्ठा करनी उससे रिलेटेड प्रश्नावली तैयार की जाती है। प्रश्नावली मतलब प्रश्न तैयार किए जाते हैं, क्वेश्चनों की सूची तैयार की जाती है जिसे अनुसूची कहते हैं। 10-12 हमें जिसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तैयार करते हैं, फिर उन क्वेश्चनों को डाक के द्वारा, ठीक है ना, बाई पोस्ट उन तक भेजा जाता है। उनसे अनुरोध किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई आप इन क्वेश्चनों के आंसर को उसमें फिल कीजिए, लिखिए और वापस हमें भेज दीजिए, लिखना पड़ता है। साथ ही साथ उसमें ये किस तरह से आंसर भरे, क्या आंसर भरे, ये सब लिख के उसमें। ये क्या होता है, जब हमें एक बार में बहुत बड़े एरिया के बारे में जानकारी लेना हो तो अब इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इस मेथड्स में खर्चा कम होता है कि एक बार क्वेश्चन तैयार कर लिया, वो 1000 लोगों के लिए प्रिंट करवा के सबके डाक द्वारा भेज दिया, बाद में हमें जो उससे रिजल्ट आया उससे अकॉर्डिंग हम अपने एनालाइज कर सकते हैं। इसके गुण क्या है, ये एक सरल और सस्ती रीति होती है, मौलिक समंकों का संकलन होता है क्योंकि जो रिस्पोंडेंट होता है वो खुद आंसर लिख के भेजता है, इसलिए मौलिक होता है, इसमें विश्वास किया जा सकता है क्योंकि रिटर्न में हो जाता है। किंतु सबसे बड़ा दोष ये है कि अगर आपने 1000 लोगों को बाई पोस्ट इसमें प्रश्नावली भेजा है तो उसमें से मुश्किल से 200 या 300 ही रिटर्न आ पाता है, सारे रिटर्न नहीं आते हैं, ठीक है ना, वो वापस रखते हैं। हो सकता है कुछ लोग जो है अनपढ़ लोग उसका जवाब नहीं दे पाए तो वो भी वापस नहीं करेंगे। दूसरा, सीमित क्षेत्र, आप एक बार में बहुत बड़े एरिया में इसको कवर करने जाएंगे तो हो तो सकता है, लेकिन उसकी क्षेत्र भी सीमित हो सकती है क्योंकि एक एरिया में 100 लोगों को भेजेंगे तो 10 लोग ही उसका आंसर करेंगे, तो उसका क्षेत्र लिमिट हो जाता है। शुद्धता की कमी होती है, अनपढ़ जो होता हो सकता है अनपढ़ लोग हो वो जवाब ना दे के उसके बाद जगह कोई दूसरे जवाब दे दे और वो जवाब को मैनिपुलेट कर दे। लोच का अभाव, हम इसमें जानकारी के हिसाब से अगर एक बार कुछ प्रश्नावली बन गया भेज दिया फिर उसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते, इसलिए लोच का अभाव होता है। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला होता है, इसलिए इसके कुछ गुण होने चाहिए। एक प्रश्नावली के उपयुक्त प्रश्नावली के कौन से प्रमुख गुण होने चाहिए? सबसे पहला, ये सरल और
इसके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए। क्वेश्चनों का क्रम जो है एक सही तरीके से होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। ये जटिलता रहित तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल इजी होना चाहिए, समझ में आने वाला होना चाहिए। क्वेश्चनों में किसी प्रकार के द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए जिससे किसी जातीय भावना को, धर्म की भावना को, व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचे। क्वेश्चन को पेपर बनाने के लिए उसके बारे में पहले से ही जो है पूर्व परीक्षित किया जाना चाहिए कि अगर हम इसको लोगों को देंगे, इसका आंसर भरेंगे, किस प्रकार से उसका रिजल्ट आएगा। इसके बारे में एक रैपिड टेस्ट लिया जाना चाहिए। इन सब कुछ होने के बाद ही प्रश्नावली उपयुक्त तरीके से काम में आती है, लोगों को भेजा जाना चाहिए। द्वितीयक समांकों का संकलन। पहले हमने प्राथमिक समांकों का संकलन पढ़ लिया कि कैसे कैसे होता है, उसकी कई विधियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जो द्वितीयक समांक होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, द्वितीयक समांक ऐसे समांक होते हैं जो किसी और के द्वारा पहले ही एकत्रित किए जा चुके होते हैं, उनका प्रयोग अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग के लिए करता है। तो इसका संकलन कैसे होता है, तो ध्यान में रखना, अनुसंधानकर्ता किसी और के संकलित डेटा करता है, विश्लेषित करता है, और ये डेटा पहले से ही प्रकाशित होता है या अप्रकाशित होता है। यानी कि द्वितीय समांकों का संकलन का जो सोर्स होता है वो दो हो सकते हैं, एक होता है प्रकाशित और एक होता है अप्रकाशित। प्रकाशित का मतलब होता है क्या, जानकारी जुटा के पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए इसको पब्लिश किया जाता है, किसी भी तरीके से पब्लिश किया जाता है। और पब्लिश करने वाले कौन कौन होते हैं, सरकारी प्रकाशन होते हैं, यानी कि सरकारी एजेंसियां होती हैं, ठीक है ना, जो सरकार के विभिन्न कार्यों को, सरकार के द्वारा एकत्र किए गए डेटा को जो प्रकाश कर देता है, चाहे इंटरनेट के माध्यम से करे, अखबारों के माध्यम से करे, पत्रिकाओं के माध्यम से करे, तो कर देते हैं। इससे लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। जैसे हमें अगर देश के बारे में, उत्तराखंड में कितने लोग रहते हैं जानकारी चाहिए, हम क्या जाएंगे, सेंसस में जाएंगे, वहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा, पत्रिकाओं में ढूंढेंगे, हमें डेटा मिल जाएगा। तो ऐसे में जो सरकारी प्रकाशन होते हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उनके विभिन्न मंत्रालय, विभागों के द्वारा समय समय पर उनके ऑब्जर्व किए गए डेटा को प्रकाशित किया जाता है। जैसे स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट, मंथली एब्स्ट्रैक्ट ऑफ स्टडीज रिपोर्ट, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टडी ऑफ इंडिया, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, इंडियन ट्रेड जर्नल, लेबर गैजेट एक्सेट्रा और बजट, ये सब जो है सरकारी पब्लिकेशन होता है। नेक्स्ट, समितियों तथा आयोगों का परिवर्तन। सरकार के द्वारा विभिन्न समितियां बनाई जाती हैं, अलग अलग कामों के लिए आयोग बनाए जाते हैं। फिर उन आयोगों का जो रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्टों को भी प्रकाशित किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय श्रम आयोग, एकाधिकार आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग और अभी नई शिक्षा नीति के लिए बनाया गया आयोग, इन सब के द्वारा डेटा का कलेक्शन किया जाता है, फिर उसको प्रकाशित किया जाता है। व्यापारिक संस्थाओं तथा परिषदों के प्रकाशन। देश में अलग अलग व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा जो है अपने लिए, अपने उपयोगों के लिए कलेक्शन किया जाता है। लाभ कितना हुआ, कितने दुकानदार हैं, कितनी संस्थाएं, किस प्रकार से उनका योजन, इन सब रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है वो भी अपने लिए प्रकाशित कर देते हैं। अलग अलग पत्र पत्रिकाएं भी अलग अलग प्रकार की जो है जानकारियों को प्रकाशित करते हैं। शोध कार्य प्रकाशित होता है, समाचार पत्रों में जानकारी प्रकाशित होती है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अनुसंधानकर्ता के लिए उपयोगी आती है। जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा विषय है, उससे रिलेटेड हम कहीं पर भी अपने रिजल्ट को सर्च करते हैं, हमें मिल जाता है। दूसरा होता है अप्रकाशित सोर्स। कुछ ऐसे डेटा भी होता है जो कभी भी प्रकाशित नहीं होता है, यानी कि हो सकता है वो डेटा क्या हो, गुप्त हो, उसको जो है प्रकाशित ना किया हुआ। अनुसंधानकर्ता जो डेटा चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग उस एजेंसी के पास जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है। अगर रिक्वेस्ट मानने वाला अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको वो जानकारी प्रोवाइड करा देता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि द्वितीयक समांक जो होता है किसी और के द्वारा जानकारी इकट्ठा किया होता है, उसे हम अपने लिए प्रयोग करता है, अनुसंधान करता है, अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। लेकिन इसके लिए कुछ सावधानी की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली सावधानी ये होती है कि और के डेटा को अगर हम अपने लिए यूज करेंगे तो सबसे पहले ये सोचना होता है, क्या ये समांक विश्वसनीय है, क्या इस समांकों पर भरोसा किया जा सकता है, क्या ये हमारे उद्देश्य के लिए अनुकूल है, क्या समांक पर्याप्त है जिससे हम अपने रिजल्ट निकाल सके। इन तीनों क्वेश्चनों का जवाब ढूंढना होता है। हमें लगता है कि जो सोर्स हम ले रहे हैं, जो प्रकाशन हम ले रहे हैं, जो समितियों के प्रकाशन हम ले रहे हैं, वहाँ से डेटा जो आ रहा है उससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। उसी के बाद हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन देखना जरूर होता है कि ये डेटा शुद्ध है या अशुद्ध है, जो डेटा सही है या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सोर्स है जहाँ से हम डेटा ले रहे हैं वो सोर्स ही गलत हो,
यानी कि अपने उद्देश्यों के अनुसार जो भी डेटा आपको चाहिए उसके सही सोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब तक उस चीज़ का पता आप नहीं कर पाएंगे तब तक आप द्वितीय समंक का संकलन करने में गलत हो सकता है और आपका रिजल्ट भी गलत हो सकता है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने लास्ट तक वीडियो को देखा और ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए, अपने टॉपिक्स के लिए मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए।